फाइंड, लास्ट क्वेश्चन कल कौन सा करवाया था? हाँ, यही करवाया था। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर एंड लार्जेस्ट टू डिजिट कॉम्पोजिट नंबर। HCF and LCM of smallest odd prime number and largest two digit composite number। कल आप अपने बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री के करके आओगे, ठीक है ना? ट्रिग्नोमेट्री के सारे बेसिक्स करके आओगे, है ना? और जितना साइन कॉस जो भी आपके डाउट्स हैं वो लेकर आओगे आप। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस मैं आपको करवाऊंगी। समझ में आ गया? जो भी डिफिकल्ट है, अगर बुक के क्वेश्चंस आइडेंटिटी में नहीं सॉल्व हो रहे तो वो करवा देंगे। राइट। और दूसरी चीज और क्या करनी है, फिर स्टैट्स करना है। तो ऐसे ही एक बारी संडे को या फॉलोइंग वीक में क्लास लेकर ना, उसमें मैं आपको स्टैट्स के फॉर्मूलाज करवा दूंगी, ठीक है ना? जो मीन मीडियन मोड है वो वैसी बुक सॉल्व हो जाएगी जब मैंने फॉर्मूलाज करवाए। सो वो 2 घंटे की क्लास लगेगी, उसमें भी थोड़ा बहुत पढ़कर आना, थोड़ा बहुत रीइंफोर्समेंट हो जाएगा। वो दे दूंगी मैं, टेस्ट जितने मर्जी ले ले, मैं लास्ट ईयर के तो सारे भेज देते और ले जितने मर्जी टेस्ट, तुम पैनिक मत हुआ, तेरे नंबर आराम से आ जाएंगे। बस इसको टेक इट स्लोली। पूरा साल है, उसको तुम एक महीने में कंसाइज करके नहीं फिक्स कर सकते ना। अब मतलब सीरियसली दिस इज वन थिंग, जब आप स्टार्ट करते हो किसी भी चीज को ना, तो गिव योरसेल्फ टाइम। एक दिन में आप मास्टर नहीं बन जाओगे, तो यू नीड टाइम फॉर दैट प्रोसेस। उसको थोड़ा टाइम दो, ट्रिग्नोमेट्री आराम से ही आती है, उसको 15-20 दिन आराम से देने होते हैं। उसके बाद आपकी सेल्फ प्रैक्टिस बहुत होती है, ट्रिग्नोमेट्री आ जाती है। पर तभी मैं सितंबर में करवाती हूँ। ये वही कॉन्वेंट है जो ट्रिग्नोमेट्री अक्टूबर में करवाता है। सितंबर में उसने ट्रिग्नोमेट्री छेड़नी नहीं, अक्टूबर में छेड़नी है। और अक्टूबर में ना फर्क क्या होता था कि बाय दिसंबर बाकी सभी स्कूल्स की ट्रिग्नोमेट्री अच्छी हुई है, क्योंकि सितंबर में एक बार उसको दिमाग से लेकर कर लिया। एक पेपर देने के बाद ना बहुत दिमाग में अकल आती है। एक टेस्ट दे दो, दिमाग में ना अगर सोच रहे हो सीरियसली, देन यू थिंक अबाउट दोज क्वेश्चंस, ठीक है? तो एक पेपर देने के बाद ना ट्रिग्नोमेट्री में दिमाग चलना शुरू हो जाता है। तो दैट्स व्हाई आई वुड ऑलवेज प्रेफर कि सितंबर में ट्रिग्नोमेट्री करवा दें। तो सितंबर तक तुम्हारी हो ही जाएगी, बिल्कुल स्कूल का सिलेबस मैच करेगा। जून जुलाई में हम काफी सिलेबस कवर कर लेते हैं, ठीक है? तो HCF निकालना है सबसे पहले। तो स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर कौन सा है? 3 है ना? ठीक है। तो एक चीज जो मैंने प्राइम और कॉम्पोजिट में आपको नहीं समझाई थी वो लिख लो। और लार्जेस्ट हमारा कॉम्पोजिट नंबर विच इज ऑफ 2 डिजिट्स, 99 है, 2 डिजिट्स का, है ना? तो इसका HCF क्या है बच्चों? HCF क्या है? 3। और LCM क्या है? 99। नाउ इफ आई आस्क यू व्हाट इज द रेशियो ऑफ HCF टू LCM, वो भी निकाल दोगे? HCF रेशियो LCM और LCM रेशियो HCF, वो भी निकाल दोगे, ठीक है? इफ आई से HCF इज H एंड LCM इज L, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2L माइनस H, ये भी निकाल दोगे? कुछ इस तरह से क्वेश्चन, यही वेरिएशन है क्वेश्चन की। समझ में आ गया? तो हमें कुछ ना कुछ की, 2L का मतलब है 2 × 99 - 3 करके हमें ये आंसर बताना है। समझ में आ गया इतना? क्लियर ना? ठीक है। तो ये इस तरह का क्वेश्चन भी हमारे पास आता है। तो हम लिखेंगे 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। लिखो, कॉन्सेप्ट को समझो। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है? 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। तो अभी 2 मिनट के लिए ना, राइट ऑल द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। राइट ऑल प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100।
चलो 1 से लेकर 100 तक सभी प्राइम नंबर्स की लिस्ट हमें लिखनी है, सभी प्राइम नंबर्स लिखने हैं। तो कौन कौन से होंगे? सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा होगा? 2। उसके बाद 3, फिर 4 नहीं है, फिर 5 साथ साथ लिखो, फिर 7, 11 लिख लिख, 13 आगे, 21 प्राइम होता है नहीं। उसके बाद कौन सा आएगा? 23। उसके बाद आएगा, वेरी गुड, उसके बाद आएगा, उसके बाद आएगा 33, नहीं प्राइम नहीं है। उसके बाद आएगा 37, देन 39 भी आएगा, है ना? आएगा 39। 13 3 जा 39 नहीं आएगा, देन इज 41, 43 आएगा, 47, 49, 51। बड़ा अच्छा लगता है ना? नहीं आएगा, 17 3 जा 51, देन विल हैव 53। और फिर बड़ा अच्छा लगेगा, मन करेगा 57 भी लिख दो। 5 + 7 12, डिविजिबल बाय 3 है, ठीक है ना? तो नेक्स्ट नंबर इज 59। इसके बाद 60, फिर उसके बाद 61। नंबर तो ऐसे काउंट करोगे, 60 प्राइम है कि नहीं है, फिर उसके बाद 61, 62, 63, 63 पे रुकोगे, प्राइम है कि नहीं है? नहीं प्राइम है पक्का? कौन से टेबल में आता है? 3 के टेबल में आ रहा है ना? हाँ, 6 7 के टेबल में आ रहा है, बिल्कुल। फिर उसके बाद 64, 65, 66, 67, फिर 68, 69, 69 लिखोगे? लिखा है? हाँ, नहीं लिखा? हाँ, फिर उसके बाद 70, 71, 72, 73। तो 73 के बारे में ना बड़ा अच्छा लिखते हैं कि 73 और 37 पेलिंड्रोम करते हो तो इट इज 37, राइट? दोनों प्राइम है। देन 73 इज द 21st प्राइम नंबर एंड 37 इज द 12th प्राइम नंबर। तो उसके जो पोजिशंस है वो भी आपस में चेंज हो रही है, ठीक है? एंड 7 × 3 = 21, राइट? 73 के बाद, अच्छा चलो 74, 75, 76, 77 नहीं ना, 78, 79, 80, 81, 172 तो लिखा है, 81 9 के टेबल में आता है ना? हाँ, 82, 83, 84, 85, 86, 87। सो होती है अर्थ राइट 87। 8 + 7 = 15, 3 के टेबल में आता है। उसके बाद लिखेंगे 89, अब आएगा 90, देन उस पर रुकेंगे हम 91, 91 लिखेंगे ना? हाँ, यही सबसे बड़ी गलती होती थी, बड़े से बड़ा दिक्कत आता था, कहता था 91 लिख दो, है ना? लेकिन 13 7s are 91 बिकॉज इट्स नॉट डिविजिबल बाय 3, तो वी इजिली स्किप इट। 91 इज नॉट अ प्राइम नंबर। आगे आएगा 97। अब मैं ये क्यों करवाती हूँ? क्योंकि जब हमें प्राइम नंबर्स के बारे में मुझे कभी पढ़ाया गया था ना, तो किसी किसी टीचर ने एक्सरसाइज दी थी एंड वी एंजॉयड इट। हम लिख रहे थे और उन्होंने बोला कि ये लिखा है तो वो टेबल बताओ, ठीक है ना? सो दिस इज वन वे टू एक्सरसाइज इट, ब्रेन ना थोड़ा अच्छा लगता है, सिमुलेट हो जाता है। दूसरी चीज, वंस देयर वाज अ क्वेश्चन दैट फ्रॉम 1 to 100 प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन था, वी पिक अ प्राइम नंबर, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए दैट हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर। देयर आर 25 प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 100। एक बार बोर्ड में एक क्वेश्चन आया था, मुझे अच्छा लगा था कि हाँ सबको पता था मेरी वाली क्लास में कि 25 होते हैं, वहां टाइम नहीं वेस्ट होता, और वहां 91 नहीं लिखोगे, ठीक है? 1 नहीं लिखना, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, इसके अलावा सभी प्राइम नंबर्स ऑड होंगे। मैंने आपको कहा था प्राइम नंबर को 6n+1 या 6n-1 की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन कोई भी नंबर इस फॉर्म में लिखा हुआ प्राइम नंबर नहीं होता। प्राइम नंबर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी एंड टू एंड इंक्रिप्शन इसी वजह से होती है। जो सारे आपके पासवर्ड सेव होते हैं ना और कोई इन्हें क्रैक नहीं कर पाता इजिली, वो प्राइम नंबर्स ही है उसके पीछे चल रहा है जो। एंड देयर बीन लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे डेटा उसके लिए। और दूसरी चीज है, आज तक कोई भी एक सिंगल टेस्ट नहीं बना जो ये बता दे गिवन नंबर प्राइम है कि नहीं, कि आप उसको सिर्फ चेक करो, फ्यू टेस्ट लगाओ और पता लग जाए नंबर प्राइम है कि नहीं है।
ठीक है, तो हमें प्रॉपरली इसकी फैक्टराइजेशन ही करनी होती है हर बार। और चेक करने के लिए क्या होता है कि कोई भी आपको नंबर दिया है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे नंबर दिया है 267, मुझे पता करना है ये प्राइम है कि नहीं है। मैं क्या करूंगी, इसका स्क्वायर रूट लूंगी। अप्रोक्सीमेट स्क्वायर रूट ले सकते हैं। 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। तो क्या होगा कि ये नंबर 16 और 17 के बीच बीच में आएगा स्क्वायर रूट का, है ना। तो 16 से कम जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, कौन कौन से हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, बस इनसे चेक करके देखेंगे। अगर तो डिविजिबल हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो प्राइम। दिस इज द ओनली डिविजिबिलिटी टेस्ट विच इज अवेलेबल फॉर प्राइम नंबर्स, जो आपके लेवल पे मैं आपको समझा सकती हूँ। और भी होते होंगे पर हमारे लिए अभी इतना ही काफी है, ठीक है। बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट लिखो अब क्वेश्चन जो हमारे पास आएगा, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन करते हैं। ओपन योर एनसीईआरटी बुक्स। पेज नंबर, आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है ना वैसे, पेज नंबर 5 है। आपको मैंने एग्जाम्पल नंबर 7 तो करवा दिया। आपका एग्जाम्पल एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 96 बुक निकाल, एंड 404 है ना, बुक निकालो। क्यों? तुम्हारे पास भी नहीं है? क्यों? ये क्या मतलब बनता है? निकालो भी, एनसीईआरटी को शेयर करो उनके साथ। तेरी बुक कहाँ है? तेरे पास भी नहीं होगी। हाँ फिर निकाल। कोई बात नहीं, तू कर अपना काम। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, ये हो जाएगा। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ एंड वेरीफाई, ये वाला भी काम हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, तीन तीन नंबर्स में आपको एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ये भी हम कर लेंगे, वी कैन स्किप दिस। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, मैंने आपको कल करवाया था, ठीक है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, ये भी 2 मार्क्स में प्रूफ आता है, तो अभी लिखवाऊंगी, लिख लो, और किसी भी नंबर में इस तरह से ही लिखना है इसको, ठीक है। जिसमें लिखा है चेक वेदर 6 raised to power n can end with digit 0 for any natural number n। कहते हैं 6 की कोई भी पावर लो तो क्या कभी वो 0 में एंड कर सकती है कि नहीं, हमें ये बताना है, ठीक है। जैसे 6 की पावर 1 क्या होगी? 6। 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36। 6 का क्यूब क्या होगा? 216। कहते हैं ऐसे ही करते करते ना हम नंबर को बढ़ाते रहते हैं, पावर को। तो किसी पावर पे आके इसके ना यूनिट्स प्लेस पे 0 आएगा। तो आपको अगर कह रहे हो कि नहीं आएगा, आपको ये प्रूव करना है। इसे प्रूव करने के लिए ना हम एक छोटी सी चीज यूज करते हैं जिसे हम कहते हैं, लिखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। इट इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ये क्या कहती है? आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, ये कहती है एवरी कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। क्या बात कही इसने, किसकी बात की? कॉम्पोजिट नंबर। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड, कैन बी एक्सप्रेस्ड, फैक्टराइज की जगह ना एक्सप्रेस ज्यादा अच्छा वर्ड होगा, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, कि हर एक कॉम्पोजिट नंबर का ना आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो। वो तो सही है, जैसे 43 मैंने आपको कहा आप नहीं कर पाओगे, 44 कहा तो बिल्कुल 2 into 2 into 11। तो हर एक कॉम्पोजिट नंबर को ना कहते हैं आप फैक्टराइज कर सकते हो, ठीक है। एंड जरूरी चीज क्या है? दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। तो कल आप ये नहीं बोलोगे कि मैम 44 तो है तो 3 से भी डिविजिबल हो सकता है, कि इसमें कोई 3 का फैक्टर भी आ सकता है, मुझे पता है नहीं आएगा। अगर मैंने ये लिख दिया तो बिल्कुल ठीक है,
तो लिखते हैं एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। लेकिन क्या नहीं है, एक्सेप्ट द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अपीयर, एक्सेप्ट द ऑर्डर, एक्सेप्ट द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अपीयर। ठीक है, जैसे कि आपने 44 लिखा, किसी ने कहा मैम मैं ऐसे लिख दूं, तो मैंने कहा बिल्कुल लिख दो। किसी ने कहा मैंने तो ऐसे लिखा है, बिल्कुल लिख दो। किसी ने कहा नहीं जी मैं तो ये लिख रहा हूं, तो वो भी ठीक है। ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे पास 2 होना चाहिए 2 टाइम्स, 11 होना चाहिए 1 टाइम। अगर ना कल तुमने ये कहा था ना मैंने 5 से डिवाइड नहीं किया, मैंने 3 से डिवाइड कर दिया, तो क्या वो ठीक है? बिल्कुल ठीक है। अगर आपके पास 45 में एक ही 5 है, एक ही 3 है, ये 2 3 है, समझ में आ गया? सो वी हैव 2 3 एंड 1 5, बिल्कुल ठीक है। तो आप 3 इंटू 5 लिखो, 3 5 3 लिखो। अब आते हैं कि हम इसे प्रूव कैसे करते हैं। बात समझ में आ गई? ये है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। बस लिखना होता है इसको याद, मतलब इसको ये नहीं कि हमें स्टेटमेंट याद करनी होगी। अब आते हैं इस चीज पर, हाउ वी विल चेक वेदर द नंबर विल एंड विद 0। और ये भी 2 मार्क्स में प्रूफ बिल्कुल आ सकता है। तो किसी एक पेपर में प्रूव दैट √2 होगा, किसी पेपर में लिखा होगा प्रूव दैट 6 raised to power n डज नॉट एंड विद 0। तो आप इसे लिखोगे, लिखो लेट 6 raised to power n ends with 0, let 6 raised to power n ends with 0 for some non-negative integer value of n। जिसका मतलब ये हुआ 6 raised to power n शुड बी डिविजिबल बाय 10। 0 में एंड करा तो उसको 10 डिवाइड करेगा। ठीक है, और फिर आपने लिखा कि 10 की फैक्टराइजेशन तो होती है 2 इंटू 5, ये भी बात बिल्कुल सही है। और ये तो 6 है। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे देयरफॉर विच मीन्स प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 शुड हैव बोथ 2 and 5। समझ में आ गया? बट 6 raised to power n is 2 into 3 raised to power n। कि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में तो 2 और 3 है, तो क्या नहीं है? 5 नहीं है। ठीक है, सो लिखेंगे but 6 raised to power n equals to 2 into 3 raised to power n as the prime factorization, as the prime factorization of 6 has only 2 and no 5। So by fundamental theorem of arithmetic कि 2 है और 3 है, 5 नहीं है, और 5 कभी आ भी नहीं सकता। सो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक 6 raised to power n cannot end with 0 for any value of n। ठीक है, अब ना एमसीक्यू यहां तक रुक जाए तो कितनी अच्छी बात है, वो यहां तक रुकता ही नहीं, वो तो और कुछ और कुछ, है ना? हमें जो आया भी हुआ पेपर में। अब इसी को चेंज करके बोर्ड्स ना कैसे क्वेश्चन दे देता है। लिख ली ना, इसको रट्टा मार के जाना है। मैं बाद में ग्रुप में ना आफ्टर सम टाइम इसकी पूरी वो भी शेयर कर दूंगी कि लिखा हुआ अगर आपको कहीं रजिस्टर में नहीं मिलता, कभी बेचारा गुम हो जाता है ना? हम नहीं मेहनत करते ढूंढने की, तो आपके पास ग्रुप में एज ए पिक्चर एक रहेगा जहां पे पूरा प्रूफ लिखा हुआ है।
तो वहां से पढ़ लेना, √2 √3 वो सब सारा, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन एक ऐसे आया था, लिखो। कहते 6 रेज टू पावर n के यूनिट्स प्लेस में जीरो तो नहीं आता। 6 रेज टू पावर n, लिखो, ends with 1, ends with 1 for some value of n। तो बता सकते हो n की वैल्यू क्या होगी? जीरो। ऑप्शंस में मार्क करना, ठीक है। अब बोर्ड्स में एक और क्वेश्चन आया हुआ था। उसने कहा कि मैंने नंबर लिया 25, उसको पावर दी n, और एक नंबर लिया 36, उसको पावर दी n। फाइंड द यूनिट्स प्लेस। n इज अ नेचुरल नंबर। 5 की कोई भी पावर हो, यूनिट्स प्लेस में क्या आएगा? 6 की कोई भी पावर हो, यूनिट्स प्लेस में क्या आएगा? तो एक नंबर है जिसके यूनिट्स प्लेस में 5 आ रहा है, एक नंबर है जिसके यूनिट्स प्लेस में 6 आ रहा है, दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा? बस। समझ में आ गई बात? इट एंड्स विद 1। समझ में आ गया कि कोई भी पावर रख लो, 6 स्क्वायर, 6 क्यूब, कुछ भी रख लो, हमेशा यहाँ पर 5 आएगा, यहाँ 6 आएगा, दोनों को ऐड करोगे यूनिट्स प्लेस में 1 आएगा। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है। समझ में आ गई बात ये? ठीक है। नेक्स्ट लिखो। एक ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन आया था, आई थिंक 23 24 25 में था, कि इफ आई हैव -1 रेज टू पावर n प्लस 1 रेज टू पावर n, this should be 0, then n is positive integer, 0, नेगेटिव, नहीं, इवन, ऑड। इसमें कुछ इस तरह से ही था, मैं एग्जैक्ट तो बता दूंगी लेकिन फिर भी सोचने की बात है। इवन इंटिजर, ऑड इंटिजर। फ्रैक्शंस ऑफ कोर्स इवन ऑड नहीं होती हैं, है ना? क्या होगा आंसर? ऑड होगा। बात समझ में आ गई? क्योंकि जब ऑड होगा तो -1 ही रहेगा, और +1 है वो तो 1 हो जाएगा, और तब आंसर क्या हो जाएगा? 0। तो हमारा आंसर होगा ऑड। तो यहां से ऐसे क्वेश्चंस बनकर पेपर में आराम से आ जाते हैं। समझ में आ गई बात ये सबको? क्लियर हो गया? अब आते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 जो है, एक्सप्लेन। अब ये भी पेपर में हमें आया हुआ क्वेश्चन है, फिर से थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। एक्सप्लेन बाय, explain why 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 2 into 1 +5 are composite numbers। ठीक है, मैं आपको इसमें ना 2 3 नंबर्स और करवाऊंगी। आपकी वर्कशीट है जो मैंने बनाई हुई है ना, इसकी वर्कशीट असाइनमेंट बनाई हुई है, इसमें और भी एग्जांपल्स हैं, वो सब हम करेंगे। कहते हैं ये कॉम्पोजिट नंबर है जी, बताओ। इसका मतलब ये नहीं इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करो और फिर बताओ कॉम्पोजिट है। तो हम इसे प्रूव करेंगे या हमें शो करना है, तो हम कैसे लिखेंगे कि देखो नंबर क्या है हमारे पास, 7 into 11 into 13 + 13। मल्टीप्लाई नहीं करने बैठना कि 77 into 13 किया फिर 13 ऐड किया, वो नहीं हमें करना है। हम क्या करेंगे, देखेंगे दोनों में से कुछ कॉमन निकल सकता है। दो टर्म्स है ना, 7 11 13 एक टर्म है, और प्लस के बाद 13 दूसरी टर्म है, तो ओवरऑल कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। 13 कॉमन निकालेंगे, 13 कॉमन निकालकर यहां का बचा, ठीक है। तो इस नंबर को हमने प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स शो कर दिया, +1। बिल्कुल सही। चलो, हाँ, इस नंबर को प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर शो कर दिया। अब यहाँ पे 2 आए, 79 आए, 78 आए, 77 आए, मुझे नहीं फर्क पड़ता, दो नंबर्स तो बन गए, मतलब इट हैज फैक्टर्स अदर देन 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो यहां पर आपने ऐसे शो कर दिया ना, 13 into, अब इसको या तो प्लस कर सकते हो तो कर दो, वरना इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो अब लिखेंगे बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, बस।
द गिवन नंबर इज कॉम्पोजिट नंबर। लिखनी है लिख दो, वरना बस इतना ही लिख दो। कहीं 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 तो ना ये भी लिखा नहीं होता, पर मुझे होता है फिर भी लिख दो, बिकॉज इट इज थोड़ा वैलिड हो जाता है, हमारी ना स्टेटमेंट को वो मिल जाएगा। और कहीं ना इसको सॉल्व करवाया हुआ है, बट अगर हम सॉल्व करने की बात करें तो मैं नहीं उस पर जाऊंगी, आई विल गो बाय दिस मेथड। क्रेडिबिलिटी इसी मेथड से आती है कि मैंने इसको सॉल्व नहीं किया है, मैंने इसको शो किया है। मुझे मतलब कोई भी बड़े से बड़ा नंबर दे दो, मैं उसे विदाउट सॉल्विंग बता रही हूँ। समझ में आ गया? तो अब जब ये नंबर दिया हुआ है जिसमें 7 into 6 into 5 into 4 into 2 into 1 +5 मल्टीप्लाई किया, तो हम क्या करेंगे? 5 कॉमन लेंगे। अब मल्टीप्लाई नहीं करने बैठना, आपने बता दिया कि इसको मैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स लिख सक रही हूं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, चाहे 5 ही 2 बार हो। हाँ, फिर 1 आएगा। ठीक है, मैं इसे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स शो कर पा रही हूं, तो वही सेम चीज बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, गिवन नंबर इज अ कॉम्पोजिट नंबर। समझ में आ गया? इतना ही लिखना है, एक नंबर के लिए क्वेश्चन आ जाता है पेपर में। अगर 2 नंबर में भी आ गया तो आपको लिख सकते हो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। समझ में आ गई बात? नेक्स्ट लिखो। एक्सप्लेन बाय, एक्सप्लेन बाय नंबर है 7 into 11 into 26 +13 इज अ कॉम्पोजिट नंबर। तो जब टू टू मार्क्स में आए ना, तो हाँ बिल्कुल डेफिनेशन लिख देना कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है। हाँ जी, क्या करेंगे इसमें? क्या कॉमन लेंगे आप? 13 कॉमन ले लेंगे। ये हो जाएगा 7 into 11 into 2 + 1। फिर से वही चीज बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और कुछ इस तरह से दिया हो, 3 raised to power 4 +6 raised to power 3, explain why this is a prime number, so this is a composite number, sorry, this is not a prime number. Explain 3 raised to power 4 +6 raised to power 3। वरदान, समझ में आ रहा है तुम्हें सारा बेटा? हाँ जी हाँ। तो आपने क्या किया? अब इसको 3 raised to power 4, 6 को क्या लिख दिया? 2 into 3 raised to power 3। हाँ जी, सिर मत पकड़, सिर दर्द मेरा भी हो रहा है, चल लिख इसको। यहाँ पे ज्यादा सिर दर्द होता है, तुम्हारी शक्ल ऐसे देख कर तो नहीं भी हो रहा होगा, शुरू हो जाता है, चल। हाँ नहीं सर, हाँ मुझे पता है, होता है बेटा, पढ़ना आसान काम थोड़ी है, सिर दर्द तो होगा ही। मैं तभी कह रही हूँ, हीट स्ट्रोक होता है, पानी पियो, कुछ भी है, बट मेक श्योर काम हम छोड़ नहीं सकते, सिर दर्द तो होगा ही, ठीक है। तो मैं उसको तुम्हें ये नहीं कह रही हूँ कि क्यों हो रहा है, ऐसे नहीं है वैसे नहीं है, मैं हो रहा है पर पढ़ना पड़ेगा, उसको हम नहीं छोड़ सकते। अब 3 क्यूब को आपने कॉमन ले लिया, ये हो जाएगा 3 + 2 क्यूब। बस इसको एक्सप्रेस करना आना चाहिए। समझ में आ गई बात सबको? ठीक है। तो एक तरह से ना हमारा ये क्वेश्चन जो है, ये बुक होगी सारी कि रहता है कुछ इसमें? सर्कुलर पाथ वाला रहता है ना क्वेश्चन, हाँ बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मैं करवाऊंगी। ठीक है, इसको फिलहाल छोड़कर विल मूव ऑन टू हमारी असाइनमेंट। नेक्स्ट लिखो। अब इस बुक में कुछ नहीं है जो हम कर सकते हैं, सारा एक्स्ट्रा ही आता है। मैं आपको असाइनमेंट आज शेयर कर दूंगी, ठीक है, तो उसमें से ही हमने सब कुछ पढ़ के जाना है। अपडेटेड भी है नहीं? चलो क्वेश्चन लिखो। सबसे पहले तो एक पेपर में भी आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड्स का है। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर इज।
टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ अ प्राइम नंबर इज, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर। कोई भी प्राइम नंबर है उसके स्क्वायर के फैक्टर्स बताने हैं कितने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, प्राइम नंबर कौन सा होगा, कोई भी बताओ। 2 ले लो, चलो 2 लिया, 7 लिया। 2 को स्क्वायर करते हो क्या आता है, 4। 7 को स्क्वायर करते हो क्या आता है, 49। अब 49 या फिर आप 4, इसके फैक्टर्स बताओ। तो 4 को क्या डिवाइड करता है, 1, फिर 2 और फिर 4। 49 को 1, 7 और फिर 49। तो क्या आंसर होगा, समझ में आएगा, एक नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में। ठीक है, और किस तरह के क्वेश्चन इसमें ना, ये आपको दिखेगा भी हर बार। नेक्स्ट लिखो, इफ ए, ये ना, इस क्वेश्चन की बहुत फॉर्मेट्स वगैरह दिखते हैं। x³ y² एंड b = xy³, where x and y are prime numbers. Find HCF and LCM of A and B. HCF क्या है और LCM क्या है। HCF क्या होगा, कॉमन फैक्टर्स एंड, कॉमन फैक्टर्स एंड लोएस्ट। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, ए के फैक्टराइजेशन में है x³ y², बी की फैक्टराइजेशन में है x and y³। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हमें दिया है x and y आर प्राइम नंबर्स, नहीं दिया होगा तो हम आंसर नहीं निकाल सकते। ठीक है ना, तुमने इसको 4³ कर दिया तो मुझे क्या पता 4 है कि 5 है या 7 है या 9 है। बात समझ में आ गई है। तो हम इसमें नहीं निकाल पाएंगे अगर हमें x and y प्राइम नहीं दिए होंगे, तो ये चीज हमेशा चेक करना, उसके बाद ही आंसर करना। ठीक है, तो HCF क्या होगा, हम HCF के लिए लेते हैं ऑल द कॉमन पावर्स एंड देयर कॉमन फैक्टर्स एंड देयर लोएस्ट पावर, और LCM में ऑल द फैक्टर्स एंड देयर हाईएस्ट पावर। सो LCM इज x³ y³, HCF इज xy²। ये क्वेश्चन पेपर में ना मोस्टली दिख जाता है। ठीक होगी बात ये। नेक्स्ट लिखो, अब जो ये पेपर में क्वेश्चन आया था, फाइंड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था। फाइंड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन LCM of numbers 18180 and 7575, also find HCF। तो इसको फैक्टराइज करना है आपने। ये बोर्ड्स में क्वेश्चन था 3 मार्क्स के लिए, और आई थिंक इट वॉज 23-24।
जी करो फैक्टराइज। कहाँ कर रहे हो बच्चे, कुछ तो सोचेगा। देख सिर दर्द अगर पेपर में हो गया तो पेपर छोड़ दोगे? हाँ, नींद पेपर में आएगी तो क्या करेगा, पेपर छोड़ देगा? कहाँ फैक्टराइज हो रहा है, सपने में थोड़ी ना होगा वो। नहीं, कैसे होगा, ये देखने वाली चीज ही तो हमारी बड़ी गलत है ना, देखकर हमें लगता है कि वो अपने आप फैक्टराइज हो जाएगा ऐसे ऐसे करते हुए घूमते हुए। मतलब मैं भी ऐसे देखूं और कहूँ तो मैं समझ में आ जाएगा। कितना अच्छा होगा ना, मैं भी तेरे को ऐसे देखती रहूं और कहूं तेरे को समझ में आ जाए। तेरे को समझ में आ जाए, होता ही है। तो फर्स्ट थिंग समझने का ना, मैथ समझने का मतलब यही है कि सिर्फ मेरा पेन चलना चाहिए। कुछ नहीं, बस पेन, कुछ भी ना लिखो ना, अपना नाम ही स्क्रिबल करते रहो। जब तक पेन समझ नहीं आएगा नंबर लिखना शुरू कर दो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर्स कुछ तो लिखो, 1810 को कुछ तो समझोगे कि क्या लिख सकते हैं इसमें हम। आई ट्राई टू सेपरेट 10 फ्रॉम द नंबर। ठीक है ना? मुझे ये समझ में आया, 1818। 10 के बाद 2 into 5 लिखा, 1818 को अब मैं क्या करूं? नहीं समझ में आ रहा तो आई डिवाइड बाई 2। इसमें 5 2 into 5 into 18 into 101 होगा, 11 नहीं होगा। 101। सो ठीक है ना, वो पेपर में बैठ कर ना, मुझे जब मैंने क्वेश्चन देखा ना तो मैंने कहा है पेपर में ये दे दिया, आप समझ में आए कि फैक्टराइज नहीं होता फिर ये। वहां बैठ के सब फैक्टराइजेशन में टाइम लगा रहे होंगे। ठीक है। हाँ नहीं होती। 101 इज द प्राइम नंबर। सो 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर 5 101। 18 में 7 कैसे आएगा? पता नहीं कैसे, का पता नहीं, आ ही नहीं सकता। 18 में 7 कैसे आ सकता है? छुपा बैठा हुआ था कहीं, छुपा हुआ है कहीं ना कहीं, है ना? नहीं। तुमसे गड़बड़ हुई है, चेक करो कैलकुलेशंस। तभी कह रही हूँ बच्चे, गंदे तरीके से किया है तो उसको ठीक करना शुरू करो। अब इसमें भी 101 आएगा, 75 होता है। 25 3 सो 3 into 5 स्क्वायर। 15 into 5 बस। प्राइम फैक्टराइज करना होता है बच्चे आपको, बहुत जरूरी है क्योंकि उसने प्राइम फैक्टराइज कहा है। तो अब मुझे बताओ HCF क्या होगा? तो जब ये पेपर में आया था ना क्वेश्चन, तो आई वाज एक्चुअली ब्रशिंग ऑफ किया है, इतना इजी क्वेश्चन दे दिया। आप समझ में आता है कि ये प्राइम फैक्टराइज नहीं हुआ होगा वहां बैठे बच्चों का। हाँ, LCM निकालना है पहले। तो LCM क्या करोगे? ऑल द फैक्टर्स, 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 101, फिर इसको मल्टीप्लाई करना होगा, 4 इंटू 25 इंटू 9 इंटू 101। अब स्मार्ट बच्चा होता तो वो क्या करता, 25 4 100 इंटू 909। तो LCM क्या आ गया, 90900। तो आज क्लैरिटी हुई मुझे ये क्यों दिया होगा हमें। ठीक है कि कैलकुलेशंस में टाइम लगा इसमें, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती करके आएगा। समझ में आ गया? देन नेक्स्ट जो हमें इसमें देखना है, लिखो फाइंड द HCF। तो जब भी एक चीज निकालकर दूसरी चीज निकालने को कहा जाएगा ना, यहाँ पे फैक्टराइज किया भी हो तो तुमने उसे यूज नहीं करना। क्या यूज करना है? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM। ठीक है। ऑल्सो वी नो प्रोडक्ट of two numbers is equal to LCM into HCF। 18 180 into 75 75। LCM तुमने ये निकाला है और HCF। अब तुम इसको कुछ ऐसे लिख दोगे। अब हमारी वो फैक्टराइजेशन जो हमने किया ना वो लिख सकते हो फॉर कैलकुलेशंस। ठीक है। 2 स्क्वायर 5 3 स्क्वायर 101। ठीक है, तो मैंने लिखा 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 101। 75 75 को क्या लिखा? बात समझ में आई ना? अब यहाँ पे कैलकुलेशंस में नहीं उलझे रहना। 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर नहीं, 2 स्क्वायर 5 3 स्क्वायर नहीं, 3 5 स्क्वायर 101। सो वी हैव 3 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 101। और उसके बाद
जो बचा बच्चों क्या रह गया, ये 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर है ना। 2 स्क्वायर 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर इंटू 101। तो पहले तो ये गया एक, फिर 2 स्क्वायर के साथ ये चला गया, 5 स्क्वायर के साथ ये चला गया, 3 स्क्वायर के साथ ये चला गया। तो मेरे पास HCF क्या बचा, ये एक 5 बच रहा है, यहां से ये 101 बच रहा है, और ये यहां से एक 3 बच रहा है। तो ये आ गया 1515। ठीक है, समझ में आ गया। मैंने पहले फैक्टराइज किया हुआ है ना इसको, मैं वो यूज करूंगी। मतलब अलग अलग करूंगी, ये कर सकते हो, पर फिर तुम्हें फैक्टराइज करना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ पे कैलकुलेशंस करनी है। ठीक है, वो होता है, बिल्कुल होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन का है ना, तो मैं शायद अलग अलग करके ही करूंगी। ठीक है, समझ में आ गया ये। नेक्स्ट लिखो। हाँ जी, क्या कर रहे हैं? नहीं, वो क्या कर रहे हैं? लिख लिया सारा? ड्राइंग होगी पूरी? काम करें, ठीक। नेक्स्ट लिखो चलो। अब इसमें और क्वेश्चन किस तरह से आता है, लिखो। द क्वेश्चन सेज HCF ऑफ 65 and 117 is expressible in the form 65m minus 117, find the value of m। तो क्या करना चाहिए पहले इसमें, क्या करोगे? ये 65 और 117 का जो HCF है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं इस फॉर्म में। इसका मतलब क्या हुआ, कि जो भी HCF निकाला हमने, 65 117, दैट विल बी, क्या होगा यहाँ पे, इक्वल टू, इज एक्सप्रेसिबल का मतलब क्या होगा, इक्वल टू 65m माइनस 117। तो मेरा काम यहाँ पे क्या है, टू फाइंड द HCF। सो दोनों का HCF क्या आ रहा है, 13 इज इक्वल टू 160, सॉरी नॉट 165, 65 m माइनस 117, m की वैल्यू क्या आ जाएगी 2, प्लस करोगे 130, m की वैल्यू 2। तो ऐसा ये क्वेश्चन और है, लिखो HCF ऑफ 408 and 1032, यही क्वेश्चन है, इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म 1032 माइनस 1032m माइनस 2040। फाइंड द वैल्यू ऑफ m, ऑल्सो फाइंड LCM। बच्चे HCF तो निकालो फटाफट। कैलकुलेशन नहीं सुने।
ये भी 2 ही आएगा वैसे आंसर। HCF कितना आ रहा है? 24। ठीक है, HCF इज 2³ × 3 विच इज 8 × 3 24। सैटरडे को साइंस पे टेस्ट है आपका? हम्म। संडे को टेस्ट देना है? क्यों? तुम्हारा मैथ्स का कब है वो टेस्ट? हम्म? तुम्हारा वही है, ट्रिग्नोमेट्री और पॉलिनोमियल वो जो करवाना है, और क्वाड्रेटिक। थोड़ा बहुत स्टार्ट हो जाएगा क्वाड्रेटिक, चिंता ना करो, हो जाएगा। मैथ्स का पेपर कब है? तो 1032M - 2040 = 24, और इसको अगर आप सॉल्व करोगे 1032M = 2064, M की वैल्यू फिर से क्या आएगी? ठीक है, नेक्स्ट लिखो। क्लियर हो गया? नेक्स्ट लिखो। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स, द LCM of two numbers is 14 times the HCF. Sum of HCF and LCM is 600. If one number is 280, find the other number. हाँ जी, सॉल्व कर बच्चों। दो नंबर्स का HCF है, LCM है। जो HCF है और LCM है, उनके बीच में रिलेशनशिप क्या दिया हुआ है? सॉल्यूशन में क्या लिखोगे? LCM इज, लिखोगे ना, LCM इज 14 टाइम्स HCF। इक्वेशंस क्यों करवाई गई थी? इसी रीजन के लिए, ताकि हम इन बातों को समझ सकें। ठीक है, फिर दिया हुआ है कि सम ऑफ HCF एंड LCM कितना दिया हुआ है? 600। तो अगर HCF 14 टाइम्स है, तो इन दोनों इक्वेशंस के साथ कैन वी फाइंड, इफ आई से HCF इज H, LCM इज L। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखोगे? H प्लस L इज इक्वल टू 600। इक्वेशन समझ में आ गई? तो हाँ, तो यहां पर H प्लस 14H इज 600, 15H इज 600, HCF कितना आ जाएगा? 40। अदर नंबर फाइंड करना है, तो हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू HCF मल्टीप्लाइड बाय LCM। प्रोडक्ट कितना हो जाएगा नंबर्स का? एक नंबर 280 है, दूसरा नंबर मान लो X। LCM कितना लिया था आपने? अगर HCF 40 है, तो LCM 14 टाइम्स 40 है। ठीक है, HCF 40 है, तो LCM कितना हो गया? 14 × 40। X की वैल्यू फाइंड कर लो। बात समझ में आ गई सबको ये? सो द अदर नंबर इज 40 × 2 80। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। टू नंबर्स हैव two numbers have HCF 16 and LCM 380. Find the product of the two numbers. HCF 16, LCM 380. Find the product of two numbers. अब यहां पर ना दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो ना, एक इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है HCF LCM की, जो हमें लिखनी है। लिखो,
वेरी इंपॉर्टेंट हियर, फॉर एनी सेट ऑफ नंबर्स, कितने मर्जी नंबर्स ले लो, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, 12 नंबर, मतलब 13 नंबर्स ले लो, जितने भी नंबर्स ले लो, उन सब का एचसीएफ निकालोगे, उन सब का एलसीएम निकालोगे। फॉर एनी सेट ऑफ नंबर्स, एचसीएफ इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ एलसीएम। एचसीएफ ऑलवेज डिवाइड्स एलसीएम। ऐसा नहीं होगा कि आपने एचसीएफ निकाला और एलसीएम निकाला और वो आपस में फैक्टर मल्टीपल के रिलेशनशिप में नहीं है। ठीक है। असर्शन रीजनिंग में क्वेश्चन आया हुआ है कि आपको दिया होगा वन एचसीएफ ए है, एलसीएम ए है, तो देयरफॉर द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज दिस। तो असर्शन फॉल्स है ट्रू है चेक करने के लिए हम देखते थे कि मल्टीपल है भी है कि नहीं। ठीक है, फिर प्रोडक्ट सही है कि नहीं है। बात समझ में आ गई। तो लिखेंगे क्योंकि 380 इज नॉट डिविजिबल बाय 16। 380 is not divisible by 16, hence no such numbers are possible। कि नंबर्स ही एग्जिस्ट नहीं करते तो प्रोडक्ट में क्या निकालूं। ऐसे दुनिया में कोई दो नंबर्स नहीं होंगे जिनका एचसीएफ 16 होगा और एलसीएम 380 होगा। तो जब नंबर्स ही नहीं है तो प्रोडक्ट भी नहीं होगा। बात समझ में आ गई। संडे को आई वांट अ टेस्ट ऑन, थोड़ा रियल नंबर्स का ना एक टेस्ट लेना है मुझे, तो कब लूं। हमारे पेपर में क्या क्या आना है सिलेबस। यही यही चैप्टर। चैप्टर 1 आएगा, 2 आएगा पॉलिनोमियल्स, कौन सी? मैथ्स के पेपर में अभी तो मई में जो आएगा। हाँ, 1 2 3 होगा। क्वाड्रेटिक भी नहीं आना। क्वाड्रेटिक करवा दिया तुम लोग को। क्वाड्रेटिक फिर तुम्हें करवाना है। चल, समझ में आ गया। एक टेस्ट तो लेना, तो मैं या तो होम असाइनमेंट की तरह। हाँ 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 बिल्कुल। हाँ हाँ बिल्कुल सेम है, सच में बिल्कुल सेम है, सारी इक्वेशन सब दोबारा से तभी होंगी। ठीक है। नहीं, उसमें आपको ना एक्स एंड वाई के बीच में रिलेशनशिप दिया होता है, आप ले सकते हो बिल्कुल। लेकिन कभी कभी सीबीएसई परमिट नहीं करता, टीचर्स हो जाते हैं कि नहीं दो वेरिएबल्स नहीं, बट कुछ क्वेश्चंस हैं जहाँ पे 2 वेरिएबल्स लेके ही सॉल्व होता है। ठीक है। चलो, अब ये नंबर पॉसिबल नहीं है, ऐसे ही आपको दिया जाएगा। 2 नंबर्स हैव एचसीएफ 15। अगर मैं कहूं 2 नंबर्स हैव एचसीएफ 15 एंड एलसीएम 395। नाउ आई से फाइंड द प्रोडक्ट। तो आप क्या कहोगे, आंसर क्या है आपका। नंबर्स डू नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि 395 15 से डिवाइड नहीं होता। 395 इज नॉट divisible by 15, hence not possible। ठीक है। अब ऐसे अगर क्वेश्चन दिया जाए, बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं, प्रॉब्लम पता कहाँ आती है इनकी, स्टेटमेंट प्रॉब्लम्स में। नेक्स्ट है एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स। एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स 12 एंड 42 इज 10m plus 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। बस। पहले तो एलसीएम निकालो भाई। 12 एंड 42 का एचसीएफ निकालो, एलसीएम निकालो सॉरी। सो 12 को मैंने लिखा 2 स्क्वायर इंटू 3, 42 को लिखा 2 इंटू 3 इंटू 7। एलसीएम कितना हो गया, 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 7, 12 इंटू 7, 84। और क्या लिखा है इसको, 10m plus 4 इज 84। m की वैल्यू क्या आ जाएगी, समझ में आ गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिमाग लगाने वाला है, बहुत इजी है पर दिमाग लगा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो।
लिख लिया सबने ये वाला? If the least prime factor of A is 3, very good question. If the least prime factor, मैं least factor नहीं बोल रही हूं, मैं बोल रही हूं if the least prime factor of A is 3 and the least prime factor of B is 5 is 7. 5 की जगह 7 दे, भी 7 दिया हुआ है, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. फाइंड द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ A प्लस बी. फाइंड द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ A प्लस बी एंड दूसरा है A मल्टीप्लाई पर. बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और पेपर में ना प्री बोर्ड्स में आया भी हुआ है किसी एक स्कूल के पेपर. ए की प्राइम फैक्टराइजेशन में 3 आ रहा है, सबसे छोटा, ठीक है, और बी की प्राइम फैक्टराइजेशन में 7 आ रहा है, सबसे छोटा. तो कहते हैं जब दोनों को ऐड कर देंगे तो कोई ना कोई नंबर बनेगा, उसमें लीस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा होगा? क्यों? 10 बन जाता है. सबसे इजी एग्जांपल यही है कि अगर ए में 3 आ रहा है तो इसके बाद ये 5 7 कुछ ऐसे ही लेगा, 2 तो इसमें आने से रहा. और अगर बी में भी 7 आ रहा है तो इसके बाद इसमें से, क्योंकि लीस्ट ही 7 है, तो इसमें फिर आएगा 11 13, 2 आने से रहा, और कभी इवन भी नहीं आएगा. तो आई कैन से ए इज एन ऑड नंबर, बी इज ऑल्सो एन ऑड नंबर, और अगर दो ऑड नंबर को ऐड करते हो तो क्या आता है आंसर? हमेशा इवन. तो ए प्लस बी अगर इवन है तो लीस्ट प्राइम फैक्टर विल बी 2. दिस इज इफ आई हैव टू गिव अ जनरल स्टेटमेंट. मुझे इसको जनरली हर एक केस में समझाना हो. आपने नंबर को 3 लिया, 7 लिया, जो कि करना चाहिए था इस नंबर. बात समझ में आई? दिस इज वर्किंग बाय टेकिंग नंबर्स, कि मैंने ए को 3 मान लिया, मैंने ए को 7 मान लिया, दोनों को ऐड किया 10, अब आ गया 2, बिल्कुल सही है, वो आंसर होगा. या आप 3 स्क्वायर 7 स्क्वायर 3 इंटू 5 7 इंटू 9 7 इंटू नॉट 3 7 इंटू 11 ऐसे भी कर सकते थे. बात समझ में आ गई? अब आते हैं व्हाट अबाउट ए इंटू बी. अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं, ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दूं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में लीस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा होगा? 3. समझ में आ गया? क्योंकि अगर ए में 3 है और बी में 7 है, तो अगर मल्टीप्लाई किया तो 3 इंटू 7 होगा, सबसे छोटा 3 रहेगा, 2 तो आने से रहा मल्टीप्लाई करने में, ऑड इंटू ऑड ऑड ही होता है, तो आंसर होगा 3. बात समझ में आ गई? एक क्वेश्चन और लिखो, नेक्स्ट लिखो. लिख लिया था? नहीं, लिखो. एन स्क्वायर माइनस 1 is divisible by 8 if n is, ये हमारे एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, an integer, an odd integer, a natural number, an even integer. n square minus 1 is divisible by 8. अगर n क्या होगा? ऑड होना चाहिए या इवन होना चाहिए? ऑड. फॉर एग्जाम्पल ले लो, वैल्यू इंटीजर की बात ही कर रहे हो ना, तो 1 स्क्वायर माइनस 1 0, डिविजिबल बाय 8 है. फिर हमने 2 स्क्वायर माइनस 1 किया, ये डिविजिबल नहीं है. फिर 3 स्क्वायर माइनस 1 किया, 8 डिविजिबल है. 4 स्क्वायर माइनस 1 किया, 15 डिविजिबल नहीं है. 5 स्क्वायर माइनस 1 किया, अब तक तो श्योर होना चाहिए. वैसे भी अगर इवन होगा, -1 करोगे तो वो ऑड हो जाएगा. इट्स नॉट डिविजिबल बाय 8, हैज टू बी एन ऑड इंटीजर. सिर्फ वैल्यूज पुट करके ही चेक करके आंसर निकाल सकते हो. जाओ.